नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सिविल सर्विसेज क्रॉनिकल का जो दिसंबर का अंक है उसके अलग अलग सेक्शंस को हम आपके समक्ष लगातार पिछले कुछ दिनों से ला रहे हैं। उसी क्रम में आज हम राष्ट्रीय रिपोर्ट, सूचकांक और सर्वेक्षण नाम से जो इसमें सेक्शन दिया हुआ है उसको आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारा जो तीन सीरीज और चल रही हैं इस करंट अफेयर्स के अलावा, यूपी स्पेशल, फिजिकल ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी। तो अगर आप इन सभी चीज़ों की तैयारी करना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपको भी छोटे छोटे रिवीजन वीडियो मिलते रहें जिससे कि आपकी भी परीक्षा की तैयारी अच्छे से हो सके, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए। हमारे उत्साहवर्धन के लिए 2 शब्द कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आइए मित्रों, शुरू करते हैं राष्ट्रीय रिपोर्ट, सूचकांक एवं सर्वेक्षण। तो सबसे पहली जो हमारी रिपोर्ट है राष्ट्रीय स्तर पे वो है भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट 2024। 12 से 14 सितंबर 24 को आयोजित किए गए चौथे वैश्विक बायो इंडिया शिखर सम्मेलन में भारत जैव अर्थव्यवस्था रिपोर्ट का अनावरण किया गया। किसने किया? जैव प्रौद्योगिकी विभाग और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल द्वारा ये प्रस्तुत किया गया है। इसमें भारतीय जैव अर्थव्यवस्था क्षेत्र की कई अभूतपूर्व जो प्रगतियों का उल्लेख किया गया है। ये कहा गया है कि जैव अर्थव्यवस्था एक स्थायी आर्थिक प्रणाली के दायरे में उत्पाद, प्रक्रियाएं, सेवाएं प्रदान करने के लिए जैविक संशोधनों का ज्ञान आधारित उत्पादन एवं उपयोग है। रिपोर्ट के अनुसार भारत की जैव व्यवस्था 151 मिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। ये आंकड़ा 2023 का है और जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 4.25% है और 3.3 मिलियन से अधिक लोगों को इसमें रोजगार भी मिला हुआ है। और लक्ष्य क्या है कि 2030 तक इसको 300 बिलियन डॉलर तक पहुंचा देना है। इसमें भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था में योगदान करने वाले प्रमुख क्षेत्र हैं वो है जैव औद्योगिक क्षेत्र, जिसका योगदान 48% है। इसमें जैव ईंधन, रसायन, जैव प्लास्टिक आदि शामिल है। इसके अलावा बायो एग्री जिसका योगदान 80% है। इसमें बीटी कॉटन और इस तरह के अनुवांशिक जो फसलें हैं उनका योगदान है। इसके अलावा बायो फार्मा 36% योगदान है। फार्मास्यूटिकल, चिकित्सा उपकरण, डायग्नोस्टिक आदि पर ध्यान देते हैं। और बायो आईटी अनुसंधान सेवाएं, इसका योगदान भी 8% है। इसमें अनुबंध, अनुसंधान, नैदानिक परीक्षण, जैव सूचना विज्ञान आदि शामिल किया जाता है। जैव अर्थव्यवस्था में भारत की कुछ उपलब्धियां हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। अग्रणी वैक्सीन निर्माता है पूरे विश्व में। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा खरीदे गए टीकों की 25% की आपूर्ति भारत से हुई है और 20% निर्यात जो है पूरे विश्व का अफ्रीका को हमने किया है। किस टाइम? जब कोविड आया था। ऊर्जा स्वतंत्रता को बढ़ावा, भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा इथेनॉल उत्पादक और उपभोक्ता है। जो उत्पादन होता है वो तो कई चीजों से होता है, लेकिन उपभोग 2 तरीके के हैं इथेनॉल के। एक तो पेट्रोल में मिलाकर और दूसरा आप समझ ही रहे होंगे। सटीक स्वास्थ्य सेवा में सफलता। उदाहरण के लिए हीमोफीलिया के लिए देश के पहले जीन थेरेपी क्लिनिकल परीक्षण को मंजूरी दी गई है। बायोटेक स्टार्टअप में तेजी से वृद्धि। 2021 और 23 के बीच बायोटेक स्टार्टअप की संख्या 8,500 के आसपास हो गई है। उसमें 59% की वृद्धि हुई है। अब आइए देखते हैं कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए सरकार की ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं। पहला तो जैव विनिर्माण पहल है जिसमें जैव प्रौद्योगिकी विभाग ने बायो 3 नीति शुरू की है। दूसरा है बौद्धिक संपदा दिशा निर्देश। इसमें सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान के व्यवसायीकरण के सुधार में नए आईपी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। तीसरा है शासन और संरचनात्मक सुधार। 14 स्वायत्त संस्थानों का जैव प्रौद्योगिकी अनुसंधान नवाचार परिषद में पुनर्गठन किया गया है। इसके अलावा बायो RRAP के साथ विनियामक सुव्यवस्थीकरण, जैविक अनुसंधान विनियामक अनुमोदन पोर्टल जैविक अनुसंधान के लिए अनुमोदन प्रक्रिया को सरल बनाता है। अब आइए इसमें एक प्रश्न देखते हैं।
द्वितीय पीढ़ी के जैव ईंधन मुख्य रूप से किससे बनाए जा रहे हैं? इसमें उत्तर सही है, गैर खाद्य फसलों और अपशिष्ट पदार्थों से। जो पेट्रोलियम उत्पाद से है तो वो जैव ईंधन नहीं रह जाएंगे। और जैविक गैस क्या है, तो केवल कंफ्यूज करने के लिए है, जिसको नहीं आता वो जैव ईंधन जैविक गैस पर लिख देगा। और खाद्यान्न से अगर हम बनाने लगेंगे जैव ईंधन तो हमारे सामने खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि उसमें ज्यादा अच्छा पैसा मिलेगा किसान को। तो हम क्या कर रहे हैं, गैर खाद्य फसलों और अपशिष्ट पदार्थों से जैव ईंधन को तैयार कर रहे हैं। अगली जो हमारे पास रिपोर्ट है वो है एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 का पर्यावरणीय लेखा का 7वां अंक। हाल ही में सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा एनवी स्टेट्स इंडिया 2024 पर्यावरण लेखा का 7वां संस्करण जो है वो प्रकाशित किया गया है। इसमें मेन जो तथ्य सामने आए हैं वो ये हैं कि रिपोर्ट के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या 13,874 है। आंध्र प्रदेश में 569 तेंदुए हैं। आंध्र प्रदेश के नल्ला मल्ला वन में नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व को तेंदुओं की आबादी के लिए भारत के 55% बाघ अभयारण्यों में प्रथम स्थान दिया गया है। अकेले इस टाइगर रिजर्व में 360 तेंदुए हैं। कहाँ पर? ये जो नल्ला मल्ला की पहाड़ियां हैं इसमें जो है नागार्जुन सागर जो डैम बना हुआ है और उसकी जगह का नाम है श्रीशैलम टाइगर रिजर्व। ये जो श्रीशैलम है यहाँ पर एक महाज्योतिर्लिंग है मल्लिकार्जुन, ये उसी जगह की बात हो रही है। इसमें से जो 360 तेंदुए यहाँ नल्ला मल्ला की पहाड़ी पर रहते हैं नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व में, इसमें 270 तेंदुए तो वहाँ के निवासी हैं और करीब 90 तेंदुए हैं जो घूमने फिरने इस क्षेत्र में आते हैं और फिर बाहर चले जाते हैं। तो देश जो मेन है वो 270 तेंदुए हैं जो यही के निवासी हैं, जिनका डोमिसाइल बना हुआ है यहाँ का। एनवी स्टेट्स के तहत समय और स्थान के अनुसार पर्यावरण में होने वाली महत्वपूर्ण परिवर्तन उन्हें प्रभावित करने वाले मुख्य कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करती है। और रिपोर्ट के अनुसार भारत ऊर्जा परिवर्तन में वैश्विक लीडर के रूप में उभरा है। 2000 से 2023 के दौरान कुल संरक्षित क्षेत्रों में संख्या में लगभग 72% और क्षेत्रफल में लगभग 16% की वृद्धि हुई है, अर्थात कुल संरक्षित क्षेत्र भी बढ़ रहा है। 2013 से 21 के दौरान मैंग्रोव के कवरेज में भी लगभग 8% की वृद्धि हुई है। तेंदुए की आबादी का सर्वेक्षण कैसे किया जाता है? ये तेंदुए की आबादी का सर्वेक्षण बाघ और शेरों के सर्वेक्षण से अलग होते थे। विशेषज्ञ नर और मादा तेंदुए के बीच अंतर करने के लिए पैरों के निशानों का विश्लेषण करते हैं। जो नर के जो पैर होते हैं वो चौकोर होते हैं, जबकि मादा के पैर आयताकार होते हैं। तेंदुए के पैर जो है बाघ से भिन्न होते हैं। तेंदुए के पैर छोटे होते हैं, 7 से 8 सेंटीमीटर के बीच होते हैं, और बाघ के पैर 14 से 15 सेंटीमीटर होते हैं, क्योंकि बाघ का आकार भी बड़ा होता है और तेंदुए से वजन भी काफी ज्यादा होता है, इसलिए उसका पैर का जो छाप है वो भी बड़ा बनेगा। पर्यावरणीय आर्थिक लेखांकन प्रणाली पर्यावरण के आर्थिक खातों का संकलन करते हुए एक सहमत अंतरराष्ट्रीय ढांचा है। यह अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया के साथ पर्यावरणीय परिसंपत्तियों के स्टॉक में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। भारत में पर्यावरणीय खातों की देखरेख सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा की जाती है। अगला जो मुख्य रिपोर्ट आई है वो आरबीआई की है। MIBOR बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट आरबीआई ने दी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने मुंबई इंटर बैंक आउटराइट रेट बेंचमार्क पर समिति की रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिपोर्ट में MIBOR की गणना में बदलाव की सिफारिश की गई है और डेरिवेटिव उत्पादों के लिए एक नए सुरक्षित मुद्रा बाजार बेंचमार्क की शुरुआत करने का प्रस्ताव दिया गया है। इस रिपोर्ट के तहत MIBOR दर की गणना विंडो को 1 घंटे बढ़ाकर 3 घंटे करने की सलाह दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार भारतीय बाजारों में लेन देन के लिए ब्याज दर अंतर का वर्तमान ढांचा वित्तीय और गैर वित्तीय प्रतिभागियों की हेजिंग जरूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है।
MIBOR 1998 में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज द्वारा पहली बार प्रस्तुत की गई एक ब्याज दर बेंचमार्क है, जिस पर बैंक भारतीय अंतर बैंकिंग बाजार में एक दूसरे से असुरक्षित निधियां उधार लेते हैं। अर्थात जो एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है, बैंक या और भी किसी प्रकार का, उसको जब पैसे की जरूरत होती है और तुरंत छोटे समय के लिए 1 या 2 दिन के लिए, तो वो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से उधार लेते हैं, उस पर जो ब्याज लिया जाता है उसकी बात हो रही है। इसकी गणना और प्रकाशन वित्तीय बेंचमार्क इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दैनिक आधार पर किया जाता है। वर्तमान में इसकी गणना पहले घंटे में निगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम या NDS कॉल सिस्टम पर निष्पादित ट्रेंडों के आधार पर की जाती है। कॉल मनी मार्केट यह एक वित्तीय बाजार है जहां वित्तीय संस्थान और बैंक अल्पकालिक जरूरतों के लिए एक दूसरे से उधार लेते हैं। अगला जो हमारा सर्वेक्षण है वो है उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण। 1 अक्टूबर 2024 को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 के लिए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के परिणाम जारी किए। उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण प्राथमिक उद्देश्य से किया जाता है कि उत्पादन, मूल्यवर्धन, रोजगार, पूंजी निर्माण और अन्य मापदंडों के संदर्भ में विभिन्न विनिर्माण उद्योगों की संरचना, विकास और संरचना में परिवर्तन की गतिशीलता के बारे में सार्थक जानकारी प्रदान की जा सके। यह राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी को मूल्यवान इनपुट प्रदान करता है और इसका जो है परिणाम राज्य और प्रमुख उद्योग स्तर पर तैयार किए जाते हैं। इस जो परिणाम की जो कुछ विशेषताएं हैं वो ये हैं कि 2022-23 में सकल मूल्यवर्धन में वर्ष 2021-22 की मौजूदा कीमत में 7.3% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2022-23 में निवेशित पूंजी, इनपुट आउटपुट, जीवीए, रोजगार और मजदूरी जैसे अधिकांश महत्वपूर्ण आर्थिक मापदंडों के लिए वृद्धि देखी गई है और यहां तक कि निरपेक्ष मूल्य के संदर्भ में महामारी पूर्व स्तर को भी पार कर गया है। 2022-23 में वृद्धि के प्रमुख चालक मुख्य धातुएं, कोक, परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, खाद्य उत्पाद, रासायनिक उत्पाद और मोटर वाहन जैसे उद्योग थे। 2022-23 में नियोजित व्यक्तियों की अनुमानित संख्या महामारी पूर्व स्तर 22.14 लाख से अधिक हो गई है। साथ ही इस क्षेत्र में लगे प्रत्येक व्यक्ति की औसत परिलब्धियां भी 21-22 की तुलना में 6.3% की वृद्धि हुई है। जीवीए मामले में 2022-23 में प्रमुख राज्यों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे है, उसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश है। शीर्ष राज्यों ने मिलकर 2022-23 में देश के कुल विनिर्माण जीवीए में 54% से अधिक का योगदान किया है। इस क्षेत्र में सबसे अधिक लोगों को रोजगार देने वाले शीर्ष 5 राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक थे। इन राज्यों ने मिलकर 2022-23 में विनिर्माण रोजगार में लगभग 55% का अपना योगदान दिया है। अगला जो हमारा जो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, महत्वपूर्ण खनिजों की भारत में खोज पर रिपोर्ट। ऊर्जा अर्थशास्त्र वित्तीय विश्लेषण संस्थान ने महत्वपूर्ण खनिजों के लिए भारत की खोज पर रिपोर्ट जारी की है। किसी खनिज को तब महत्वपूर्ण माना जाता है जब आपूर्ति में कमी का जोखिम और अर्थव्यवस्था पर इससे संबंधित प्रभाव पर कच्चे माल की तुलना में अधिक हो। रिपोर्ट में आयात निर्भरता, व्यापार गतिशीलता, घरेलू उपलब्धता, वैश्विक मूल्य में उतार चढ़ाव के दृष्टिकोण से 5 खनिजों को महत्वपूर्ण बताया गया है: कोबाल्ट, तांबा, ग्रेफाइट, लिथियम और निकिल। रिपोर्ट में पाया गया कि भारत इन महत्वपूर्ण खनिजों के लिए व्यापक रूप से केवल आयात पर निर्भर है। भारत लिथियम, कोबाल्ट और निकिल इन 3 के लिए तो 100% बाहरी देशों पर निर्भर है। भारत में महत्वपूर्ण खनिजों की मांग 2030 तक दोगुनी से भी अधिक हो जाने की उम्मीद है। कुछ प्रमुख आपूर्तिकर्ता जो हैं, विशेषकर जो चीन है, उस पर हमारी बहुत अधिक निर्भरता है लिथियम को लेकर और भारत के लिए ये रणनीतिक रूप से नुकसानदेह है।
इन खनिजों की वैश्विक मांग और आपूर्ति में उतार चढ़ाव उत्पादों की विनिर्माण लागत और ऊर्जा उत्पादन को प्रभावित करते हैं। महत्वपूर्ण खनिजों का उच्च आयात भारत के स्वच्छ ऊर्जा में परिवर्तन और इलेक्ट्रिक वाहन महत्वाकांक्षाओं में बाधा पैदा कर रहा है। इसी प्रकार बढ़ती आयात लागत वैश्विक बाजारों में भारत की प्रतिस्पर्धात्मकता को खत्म कर सकते हैं। अगला जो सर्वेक्षण है वो है अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण। 10 अक्टूबर 24 को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक अर्थात नाबार्ड ने वर्ष 21-22 के लिए देश भर में किए गए दूसरे अखिल भारतीय ग्रामीण वित्तीय समावेशन सर्वेक्षण के निष्कर्ष पर प्रकाश डाला है। इसमें कहा गया है कि औसत मासिक आय में वृद्धि हुई है। पहले जो है परिवारों की औसत मासिक आय में 5 वर्ष की अवधि में 57.6% की वृद्धि हुई है, अर्थात 2016-17 में 8,059 रुपए जो परिवार की औसत आय थी वो 21-22 में बढ़कर 12,698 हो गई है। यही 57.6% है। औसत मासिक व्यय में भी वृद्धि हुई है। ग्रामीण परिवारों का जो औसत है मासिक व्यय 16-17 में 6,646 रुपए से बढ़कर के 21-22 में 11,262 हो गई है। गोवा और जम्मू कश्मीर जैसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मासिक घरेलू व्यय 17,000 रुपए से भी अधिक हो गया है। कुल मिलाकर कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों की तुलना में ज्यादा आय प्राप्त की और ज्यादा व्यय किया। बचत में वृद्धि। परिवारों की वार्षिक औसत वित्तीय बचत 2016-17 में 9,104 रुपए से बढ़कर 2021-22 में 13,209 रुपए हो गई और 16-17 में 50.6% की तुलना में 21-22 में परिवारों ने 66% अधिक धन की बचत की। इसमें भी कृषि परिवारों ने गैर कृषि परिवारों से बेहतर बचत की। अगला जो पॉइंट है किसान क्रेडिट कार्ड। ग्रामीण कृषि क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन में यह किसान क्रेडिट कार्ड महत्वपूर्ण साधन के रूप में उभरा है। 0.4 हेक्टेयर से अधिक भूमि वाले या पिछले वर्ष बैंक से कृषि ऋण प्राप्त करने वाले लोगों से 77% ने अपने पास वैध क्रेडिट कार्ड होने की जानकारी दी है। अगला देखते हैं बीमा कवरेज। किसी बीमा कवर को दायरे में कम से कम एक सदस्य के परिवार का प्रतिशत 16-17 में 25.5% से बढ़कर 21-22 में 80.3% हो गया है। अब हर 5 में से 4 परिवारों में कम से कम एक सदस्य बीमा कवरेज के तहत शामिल था। पेंशन कवरेज। वृद्धावस्था, परिवार पेंशन, सेवानिवृत्ति पेंशन, विकलांगता पेंशन जैसे किसी भी प्रकार की पेंशन को प्राप्त करने वाले कम से कम एक सदस्य वाले परिवारों का प्रतिशत 16-17 में 18.9% से बढ़कर 20-21 में 21-22 में 23.5% हो गया। वित्तीय साक्षरता। वित्तीय साक्षरता में भी 70% का सुधार रहा है। 16-17 में 33.9% से 21-22 में 51.3% हो गया। प्रभावी धन प्रबंधन, सूचित वित्तीय निर्णय, खर्चों पर नजर रखने, समय पर बिलों का भुगतान करने वाले व्यक्तियों का अनुपात भी इस अवधि में 56.4% से बढ़कर 72.8 हो गया है। एक प्रश्न है, देखते हैं। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। इसका गठन बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, यह सही है। और नाबार्ड की स्थापना 1980 में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश के माध्यम से की गई थी, ये पूरी तरह गलत है। ये बी शिवरामन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। तो मित्रों, जो राष्ट्रीय रिपोर्ट और सूचकांक वाला सेक्शन है उसमें बस इतना ही है। अब कल या शाम को आपके समझ कोई नया सेक्शन भी प्रस्तुत करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आपको कंटेंट अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।